जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैसेजिंग आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए संपूर्ण बिहार स्पेशल जो है सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आए हैं। और ये जो क्लास है ये जो है बिहार जीके, जीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो कि जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आप देखेंगे कि यहाँ से जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी में अभी तक के जितने भी जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन जो है आज की क्लास में हम लोग करवाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की एसएसटी की क्लास में आपको जो है बहुत अच्छे से रिवीजन होगा और आप देखेंगे कि एक ही क्लास में आपको सारा रिवीजन एसएसटी से जो आपको जीके के 40 नंबर को कवर करेगा और जिनका भी स्पेशल सब्जेक्ट है जो एसएसटी के हैं उनके लिए भी बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। फर्स्ट, किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी थी? भट्टी, शूद्रक, कालिदास, भारवी। ये किरातार्जुनीयम जो पुस्तक है ये भारवी के द्वारा लिखी गई थी। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। किरातार्जुनीयम पुस्तक की बात करेंगे तो ये संस्कृत ग्रंथ था एक, मतलब संस्कृत भाषा में थी और ये उत्कृष्ट काव्य रचना इसे माना जाता है। इसके रचनाकार तो आपको बताया महाकवि भारवी हैं और 6वीं शताब्दी ईस्वी में इसे जो है लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व या पहचान क्या है? जो मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली है इसकी क्या पहचान है? विमान, शिखर, मंडप या गोपुरम? तो आपने देखा होगा जितने भी द्रविड़ शैली के मंदिर हैं उनमें जो है विमान देखने को मिलते हैं। विमान मतलब बोले तो गर्भगृह के ऊपर एक मीनार बनी होती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? एकाश्मीय शैल मंदिर, इसका प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ मंदिर, प्रसाद, मठिका या गंधकुटी? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा रथ मंदिर। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर है, इनका प्रसिद्ध नाम रथ मंदिर है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर या जैन मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा? याद रखेंगे दिलवाड़ा का जो चालुक्य मंदिर है या जैन मंदिर है ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा का प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर। याद रखेंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। नंद, शिशुनाग, मौर्य या हर्यक? इसमें बताना है कि जो है अच्छा इनको व्यवस्थित करना है वंशों के कार्यक्रमानुसार। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा आया है? तो सबसे पहले आपका आया है हर्यक वंश। आप सभी को पता है सबसे पहले इसमें जो है हर्यक वंश आता है। इसके बाद जो है आएगा आपका सबसे पहले हर्यक वंश, इसके बाद आता है फिर शिशुनाग वंश, फिर आएगा आपका नंद वंश और लास्ट में मौर्य वंश। तो लास्ट में मौर्य वंश है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सबसे पहले हर्यक वंश, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हर्यक वंश की बात करेंगे तो हर्यक वंश आपका 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। याद रखिएगा यहाँ पे 544 से 412 तक था ये। ठीक है, शिशुनाग की बात करेंगे तो शिशुनाग वंश जो है 412 से 312 तक था। नंद वंश की बात करेंगे तो नंद वंश 344 से 322 ईसा पूर्व तक था। और मौर्य वंश की बात करेंगे तो मौर्य वंश जो है 323 से लेकर के 300 ईस्वी पूर्व तक था। याद रखेंगे 323 ईसा पूर्व से मौर्य शासक का जो अंतिम शासक था वो था आपका बृहदत्त, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या पटना? तो अकबर की जो दूसरी राजधानी थी वो थी आपकी फतेहपुर सीकरी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवेंस, सैंटियागो कालारात्वा, फजलुर रहमान खान, रेटो? तो याद रखेंगे छत्रपति जो शिवाजी टर्मिनल है ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया? ये जो है डिजाइन किया गया था आपका फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? रोहतास, पटना, गया, सारण? इसे बताना है किस जिले में बिहार के अभ्रक का भंडार है। तो गया जिले में, बिहार के गया जिले में अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? बक्सर जिला, पटना जिले, भोजपुर जिला या नालंदा जिला?
याद रखिए सोन और गंगा नदी का जो संगम है ये बिहार के पटना जिले में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कंवर झील या राजगीर झील? याद रखिएगा बिहार का जो पहला रामसर स्थल कौन सा है वो है आपका कंवर झील। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया, रोहतास, नालंदा या नवादा? याद रखिएगा ब्रह्मयोनी जो हिल है ये बिहार के गया जिले में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो बिहार का गया शहर है ये चारों ओर से छोटी बड़ी कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इनमें हर पहाड़ी का अपना समृद्ध पौराणिक इतिहास रहा है। गया की मुख्य पहाड़ियों में रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मयोनी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 पहाड़ियां हैं यहाँ पे, याद रखिएगा, रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मयोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? जूट, चाय, गन्ना, गेहूं? तो आप सभी को पता है इनके द्वारा जो है जूट की खेती के लिए बहुत ज्यादा मजबूर किया जाता था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। बांडुंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। गठबंधन आंदोलन, इंडोनेशिया चीन संबंध, यूएस वियतनाम युद्ध या ASEAN का गठन? याद रखिएगा ASEAN मतलब आसियान, इसी बोल सकते हो, आसियान का गठन। तो बाडुंग सम्मेलन की बात करेंगे, इसका जो संबंध था ये बाडुंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था इंडोनेशिया और चीन के संबंध में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था? त्यागराज, श्याम शास्त्री, मुत्थुस्वामी दीक्षित, स्वाति तिरुनल? याद रखिएगा जो स्वाति तिरुनल हैं, स्वाति तिरुनल ये जो है महान संगीतकार भी थे और ये राज्य के शासक भी थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था? रघुनाथ राव, नारायण राव, माधव राव द्वितीय या बाजीराव द्वितीय? तो पेशवा का जो पद है ये किसके कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो सभी को पता है, नहीं पता तो याद रखिएगा बाजीराव द्वितीय। जो बाजीराव द्वितीय थे इन्हीं के शासनकाल में ये समाप्त कर दिया गया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। इस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम या 1853 का ईस्वी का चार्टर अधिनियम? याद रखिएगा 1813 का जो चार्टर अधिनियम था इसके द्वारा चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1893 में, मार्ले मिंटो सुधार में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में या नेहरू रिपोर्ट में? ये बताना है कि महासंघ का जो विचार है सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया है, ये बताना है आपको। याद रखिएगा जो महासंघ का विचार है यह सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था नेहरू रिपोर्ट 1928 में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी नेहरू रिपोर्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नेहरू रिपोर्ट 1928 की जो थी उसमें यह प्रस्तावित किया गया था। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। ये आप याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट का एक श्वेत पत्र, विनियम अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, अध्यादेश या संकल्प पत्र? तो याद रखिएगा 1784 का जो ईस्ट इंडिया एक्ट था ये एक प्रकार का क्या था? विनियमन अधिनियम, इसी को रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी क्लॉक का वास्तुकार कौन था? उत्तरी और दक्षिणी क्लॉक का जो वास्तुकार सर एडवर्ड लुटियंस, हार्बर्ट बेकर, रॉबर्ट टेसल, एंटोनिन रेमंड? याद रखिएगा दिल्ली का जो केंद्रीय सचिवालय है इसके जो है उत्तरी और दक्षिणी क्लॉक के वास्तुकार थे सर एडवर्ड लुटियंस। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20।
निम्नलिखित में भारत का कौन सा स्थल स्मारक जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में नहीं है? एलोरा गुफा, काशी विश्वनाथ मंदिर, कुतुब मीनार, मानस वन्यजीव अभयारण्य। याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका काशी विश्वनाथ मंदिर है ये विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एलोरा गुफा शामिल है, काशी विश्वनाथ शामिल नहीं है, कुतुब मीनार शामिल है, मानस वन्यजीव अभयारण्य ये भी शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिसको भी पता हो मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है इसका आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों आप सभी लोग जो है जो भी हम क्वेश्चन हर एक वीडियो में 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं और आप जो है कोशिश किया करिए वो क्वेश्चंस के आंसर देने का। जब आप 1-1, 2-2 क्वेश्चन सर्च करते हो, नहीं आता है तो सर्च करते हैं, आता है तो कोई बात नहीं, बट अगर नहीं आता है आप सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ सामने पढ़ने को मिलते हैं। उसी के अकॉर्डिंग तो आपको जरूर ये काम करते रहना है। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त अर्थात गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली कैलिफोर्निया, अल अजीजिया लीबिया, जकोबाबाद पाकिस्तान, आटाकामो पेरू। याद रखिएगा पृथ्वी का सबसे अधिक जो तप्त अर्थात गर्म स्थान है वो है अल अजीजिया लीबिया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज या निक्षेप नहीं है? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे या श्रीलंका। याद रखिए कौन सा ऐसा देश है जहां कोई भी खनिज नहीं उपस्थित है? वो देश है आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कोई भी खनिज उपस्थित नहीं है। अगला प्रश्न है 23 किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? टैंगा वन, टुंड्रा वन, समशीतोष्ण वन या उष्ण कटिबंधीय वन। आपने देखा होगा शैवाल तथा काई कहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? आप सभी को मालूम होना चाहिए जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश वगैरह होती है आप देखे होंगे वहां पे काई लग जाती है, ठीक है। और या तो फिर आपने देखा होगा ना कि शैवाल और काई कहाँ से मतलब बनते हैं जहाँ पानी भरा रह जाता है, तो वो टुंड्रा वन एक प्रकार की टुंड्रा वन होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको इसके बारे में बताएं ये जो है टुंड्रा वन शैवालों व काई से बने होते हैं और यह एक वन बायोम है। क्या है? इन्हीं को जो है टुंड्रा वनों को एक वन बायोम बोलते हैं, वन बायोम बोलते हैं इन्हें। और टुंड्रा शब्द फिनिश भाषा से आया हुआ है और टुंड्रा प्रदेशों के 3 प्रकार हैं, आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा और अंटार्कटिका टुंड्रा। ये 3 जो हैं आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न 24 ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? सदाबहार वन, मानसून वन, मैंग्रोव वन या शंकु वृक्षी वन। अब बताना है आपको जो ज्वारीय वन होते हैं इनको क्या कहते हैं? ज्वारीय वनों को हम मैंग्रोव वन कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों को विस्तार का क्या प्रतिशत है? 7%, 12%, 17% या 25%। तो पृथ्वी के भूखंड पर जो उष्णकटिबंधीय वन है इनके विस्तार की बात करेंगे तो ये इनका जो विस्तार है ये 7% है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ये बताना है किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। याद रखिएगा आपका जो बिहार का कौन से मतलब किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ये जो है उत्तर पश्चिम जिला जो है यहाँ पर सबसे अधिक जिले हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? मैंगलोर, नागपट्टनम, कोच्चि, नेल्लोर। याद रखिएगा भारत की जो श्रिम्प राजधानी है ये जो कहलाती है नेल्लोर। नेल्लोर को जो है श्रिम्प राजधानी कहते हैं और ये नेल्लोर कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है पेन्ना नदी के किनारे स्थित है इसकी बात करें। और जो है श्रिम्प की बात करें तो ये झींगा मछली अर्थात यहाँ पे नेल्लोर में सबसे अधिक झींगा मछली उत्पादन होता है, इसलिए इसे झींगा राजधानी भी कहते हैं। आप बहुत जगह आपको देखा होगा झींगा राजधानी और उसी को जो है श्रिम्प बोलते हैं उसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है?
75.5 ईस्ट रेखांश, 82.5 ईस्ट रेखांश, 90.5 ईस्ट रेखांश या 0 डिग्री रेखांश। पता है आपको जो भारतीय मानक समय है ये 82.5 डिग्री ईस्ट जो रेखांश है इस पर अपनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय तटरेखा की लंबाई है लगभग 4900 किलोमीटर, 5700 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर या 8300 किलोमीटर। भारतीय तटरेखा की जो लंबाई है ये लगभग है 7500 किलोमीटर, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न है भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है, कहाँ स्थित है ये बताना है। केरल, गोवा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा, जरूर से जरूर देखा होगा, ये तमिलनाडु, जो तमिलनाडु है यहाँ पर सबसे विशालतम समुद्र तट है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31। चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर। चुंबी घाटी की बात करेंगे, ये कहाँ स्थित है। चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है, ये जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्रों से, लौह अयस्क से, मैग्नीज से या कॉपर से। पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज का संबंध है ये किससे संबंधित है, सभी को पता होना चाहिए। जो पश्चिम बंगाल का रानीगंज क्षेत्र है ये कोयला क्षेत्रों से संबंधित है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो है ये जो है दामोदर घाटी में है, ये भी आप याद रख सकते हैं, दामोदर घाटी में है। यहाँ से जो है सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है, याद रखिएगा। ये जो है कोयला क्षेत्र तो है लेकिन ये बड़ा कोयला क्षेत्र है और सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, ठीक है। और इस क्षेत्र में जो है लगभग 35%, अगर प्रतिशत की बात की जाए तो ये तो पूरे देश का 35% कोयला यहाँ से निकाला जाता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है 33। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब यहाँ पे आपको जो है मिलान करना है इनका, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हजारीबाग की बात करेंगे तो हजारीबाग जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हजारीबाग आपका जो है ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग अभ्रक। नेवेली की बात करेंगे तो नेवेली से हमें जो है भूरा कोयला, जिसे लिग्नाइट बोलते हैं, भूरा कोयला को लिग्नाइट बोलते हैं और ये नेवेली से प्राप्त होता है। झरिया की बात करेंगे तो झरिया की जो खान है ये कोयले के लिए विश्व प्रसिद्ध है, एक तरह से मतलब पूरे भारत में तो प्रसिद्ध है ही। नेवेली की जो झरिया की खान है ये कोयले के लिए फेमस है। राउरकेला की बात करेंगे तो राउरकेला में आपका जो है लोहे के लिए फेमस है राउरकेला। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। A1 का हो जाएगा डी, 1 का डी, ठीक है। बी और डी में है। फिर नेवेली मतलब दूसरे का सी इसमें भी है, दोनों में है, ठीक है। झरिया 3 का ए, तो 3 का ए, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को डैश हिमालय कहा जाता है। तो तीस्ता और दिहांग जो नदियां हैं इनके बीच आने वाले जो हिमालय होता है उसको हम कहते हैं असम हिमालय, असम हिमालय बोलते हैं। सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है 35। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था और फिर से देखिए वही क्वेश्चन आपके इसमें भी सामने आ गया। सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियां, विंध्य पर्वत। याद रखिएगा सह्याद्री किसको कहते हैं, तो कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36। लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। लाभ के नवाचार जो सिद्धांत है इसको किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। J.A. शुम्पीटर, फिर है P.A. सैमुएल्सन, एल्फ्रेड मार्शल, डेविड रिकार्डो। इसमें बताना लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा J.A. शुम्पीटर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक या इंपीरियल बैंक के नाम से भी जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कौन सा ऐसा बैंक है जो अपने शुरुआती समय में शाही बैंक, जिसे इंपीरियल बैंक भी कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो याद रखिएगा आपका जो कौन सा ऐसा बैंक है जिसको इंपीरियल बैंक कहते थे इसके पहले, वो था आपका भारतीय स्टेट बैंक।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसको पहले क्या बोलते थे? शाही बैंक, या इसी को बोलते थे इंपीरियल बैंक। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। और इंपीरियल बैंक जो है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये 1921 में की गई थी। कब की गई? 1921 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। और यह औपनिवेशिक भारत में जो है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक था। और 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके जो है भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया है। कब बनाया गया है भारतीय स्टेट बैंक? 1955 में। ये भी आपको याद रखना है। इसका जो है राष्ट्रीयकरण करके नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 में, और इससे जो है भारतीय स्टेट बैंक बना गया, राष्ट्रीयकरण। अगला प्रश्न है 38। कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाने जाते हैं? 1965 से 68, 1966 से 69, 1968 से 71, 1969 से 1972। याद रखिएगा कौन से 3 वर्ष हैं जो आपके योजना अवकाश के नाम से जाने जाते हैं। तो वो है आपका 1966 से 1969। भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1966 से 1969 जो है वह समय है जब जो है पंचवर्षीय योजना किसी कारणवश बाधित हो गई ही थी, और ये जो है इस समय जो है योजना अवकाश था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है? एलसी गुप्ता समिति, नरसिम्हन समिति, चक्रवर्ती समिति या केलकर समिति? कौन सी समिति जो है बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है, ये बताना है। इसमें जो है आपकी नरसिम्हन समिति जो है आपकी बैंकिंग समिति सुधार से जुड़ी हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर। यदि एक वस्तु की नकारात्मक आय, लोच और मांग की सकारात्मक मूल्य स्थिर हो तो वह गिफिन वस्तु है, सामान्य वस्तु है, उच्चतर वस्तु है या निम्नतर वस्तु है? यदि एक वस्तु की नकारात्मक आय, लोच जो आपकी होती है, यदि एक वस्तु है उसकी नकारात्मक आय, लोच और मांग के सकारात्मक मूल्य स्थिर हो, वह जो है गिफिन वस्तु कहलाती है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। और गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो कि विलासितापूर्ण वस्तुएं के नजदीक है। मतलब एक ऐसी मतलब लग्जरियस जो थिंग्स होती हैं आपके लग्जरी लाइफ के लिए, उन्हें हम गिफिन वस्तुएं बोलते हैं। और गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है क्योंकि इनके मूल्य उच्च सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करते हैं, और जब उपभोक्ता कम कमाते हैं उस समय में गिफिन वस्तुएं नहीं खरीद पाते हैं। अगर आप जो है बेरोजगार रहेंगे तो लग्जरियस लाइफ नहीं जी पाएंगे, महंगी वस्तुएं नहीं खरीद पाएंगे। और अगर मांग की सकारात्मक मूल्य स्थिर है तो वो गिफिन वस्तुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। संदर्भित है संघ सरकार, राज्य सरकार, राज्य के नीति निर्देशक या भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। तो आप सभी को पता है ये जो है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों में आता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42। निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? 14, 19, 29 या 32? तो अल्पसंख्यकों के जो हितों का प्रावधान है ये किया गया है आपका अनुच्छेद 29 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको भी आर्टिकल्स याद करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए जो है हमने आर्टिकल का एक जो है संपूर्ण वीडियो बना दिया है, कंप्लीट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी उसको जा करके ज्वाइन मतलब देख सकते हैं, और वो बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो एक बार जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको, और आपके सारे आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। 43 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई? धर्म, जाति, कुल जनसंख्या, समुदाय का अनुपात या रंग? याद रखिएगा भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है? इनको जो है धर्म के आधार पर प्रदान की गई है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध कराने वाली विधियों की व्यावृत्ति संदर्भित है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मूल अधिकार, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ये भी जो है आपके मूल अधिकार से संदर्भित है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात की गई है, और इसके पहले हमने एक वीडियो करवाया है बीपीएससी घटना चक्र का, उसके बारे में इसके जो है उच्च न्यायालय और
मतलब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के बारे में विधिवत जानकारी दी है। तो अगर आपके पास टाइम हो, मतलब आपको अगर लगे कि इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है या थोड़ा सा और सीखने की जरूरत है, तो आप जो है वो वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के लिए जो है, ये जो है कितनी आयु तक बने रहते हैं? 65 वर्ष, 62 वर्ष, 70 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं है। इनके लिए आयु सीमा है और ये जो है 65 वर्ष तक बने रहते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, तो ये 65 वर्ष तक बने रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 46। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 164। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? वो है अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 167। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति। भारत में जो राज्य हैं, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे कि भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रयासाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और वह 5 वर्ष तक, कितने 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। और इसके पहले भी चाहे तो त्यागपत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति को, लेकिन उनका जो मतलब वैसे वो 5 वर्ष तक रह सकते हैं। जब से वो शपथ लेते हैं उसके 5 साल तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 48। निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम टाडा, इसमें बताना है कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। इसमें जो है आपका ये तो है, फिर आतंकवाद निवारक अधिनियम पोटा, ये भी है। विदेशी मुद्रा क्रियाएं और तस्करी की रोकथाम के संरक्षण अधिनियम, ये भी है। विदेशी मुद्रा विनियमन, इसमें जो है विदेशी मुद्रा जो विनियमन है ये आपका इसमें नहीं आता है। तो कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? विदेशी मुद्रा विनियमन। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो है आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम 1984, इसी को बोलते हैं टाडा। ये 1984 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। आतंकवाद निवारक अधिनियम ये पोटा आपका 2002 में आया था, इनकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और विदेशी मुद्रा क्रियाएं और तस्करी की रोकथाम संरक्षण अधिनियम जो है ये 1974 में आया था, ये आपका 1974 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये सभी जो है निवारक निरोधक अधिनियम है, जबकि विदेशी मुद्रा विनियमन जो है ये निवारक निरोध अधिनियम नहीं है, यही आपको बताना था। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 49। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशत संदर्भित है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य की नीति निर्देशक तत्व। इसमें जो है अनुच्छेद 24 में जो है कैंसर कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का जो प्रतिषेध है ये भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों में वर्णित है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, यह बताना है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B ये जो है इसमें आएगा राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। ये भी आपका जो है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? एग्जॉस्ट से ऊष्मा को उपयोग करके, बैटरी द्वारा, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, बिजली की चिंगारी द्वारा। ये बताना है किसके द्वारा जो है इसके आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये बताना है। और इसका आंसर जो है सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और कैसी लगी आज की क्लास ये भी बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास पसंद आई है तो क्लास को सभी लोग जो है एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और आप दोस्तों देखेंगे कि आपको जो है इसी क्लास से अब ये कंटिन्यू आपके जो है बिहार स्पेशल और जीएस की जो क्लास है ये
कंटिन्यू चलेगी, तो इसको जो है देखना मत भूलिएगा। लगातार अपने एग्जाम तक ये आपकी चलती रहेगी, तो इसे जो है कंटिन्यू करिएगा। और सभी लोग जो है इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल में इसका आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप जो है इसको पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सर्च करके भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। विद्यालय एजुकेशन आप सर्च करेंगे, वहां पे आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक आ जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आई हो, क्लास को सभी लोग जो है एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।